हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है MGSU मित्रादय क्लासेस में। तो शाम की क्लास आपने ज़रूर अटेंड की होगी। हाँ, शाम को अभी आ रही है सेमेस्टर 4 की क्लास पार्ट 2। सुबह हमने क्लास ली थी सेमेस्टर 4 का पार्ट 1। क्या आपने वो पार्ट 1 वीडियो देख लिया? पार्ट 1 में हमने MCQ, फिलिंग द ब्लैंक्स और क्या देखा था? हमने देखा था लिटरेरी टर्म्स एंड एजेंट मूव्स। एजेंट मूवमेंट्स के बारे में हमने बात की थी। अब हम पार्ट 2 में बात करने वाले हैं हमारी ऐसे टाइप क्वेश्चंस और पैसेजेस के बारे में जिनका बहुत ज़्यादा नंबर्स का वेटेज है, यानी कि बहुत ज़्यादा अंकों के साथ हमें उन्हें स्कोर करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। MGSU बीकानेर सेमेस्टर 4 इंग्लिश लिटरेचर 20th सेंचुरी लिटरेचर मैराथन क्लास पार्ट 2 इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 4 सिलेबस हम पार्ट 1 में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। अब शुरू करते हैं पैसेजेस, एक्सप्लेनेशन एंड ऐसे टाइप क्वेश्चंस। हाँ, हम पैसेजेस और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ऐसे टाइप क्वेश्चंस की भी तैयारी कर रहे हैं। कैसे कि भाई आप जिस तरीके से क्वेश्चंस को रेडी करते हो उसी तरीके से तो आपको पैसेजेस को एक्सप्लेन करना है। जब अगर हमें कहानी याद होगी तो उसी कहानी से हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसी कहानी से हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो हर चैप्टर का हमने इस तरीके से नोट्स बनाए हैं। मित्रादय की टीम के इन नोट्स के थ्रू हम एक ही बारी में पैसेजेस और उनकी एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ ऐसे टाइप क्वेश्चंस की तैयारी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल को फॉलो कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया, तो चलिए आगे चलते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, W.H. Auden, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। हाँ, याद रहे हमें हर पैसेजेस के अंदर रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट लिखना है, बट हर पैसेज की एक अलग रेफरेंस और एक कॉन्टेक्स्ट होती है। वो हर एक पैसेज का कॉन्टेक्स्ट याद करना, रेफरेंस याद करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। तो हमने आपके लिए एक मास्टर स्ट्रोक तैयार किया है, यानी कि ट्रिक तैयार की है। आपको एक चैप्टर के सिर्फ एक रेफरेंस याद करनी है। उसके बाद में आपको कोई भी पैसेज आए उस चैप्टर से रिलेटेड तो आपको वो रेफरेंस लिख देना है और कॉन्टेक्स्ट भी सेम टू सेम। जैसे कि द मेमोरी ऑफ W.B. Yeats का रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट ये सेम रहने वाला है। यह कविता W.H. Auden द्वारा लिखी गई एक मॉडर्न एलिजी है। W.B. Yeats की मृत्यु 1939 पर पारंपरिक एलिजी की तरह प्रकृति की रोने का दृश्य नहीं है। इसके बजाय ऑडेन इफेक्ट्स और मॉडर्न स्टाइल में ईट्स की मृत्यु उसकी कविताओं और आर्ट की परफॉर्मेंस यानी स्थायित्व पर बात करता है। कविता 3 भागों में, पर समग्र भाव यही है कि पोइट मर जाता है पर उसकी पोइट्री जीवित रहती है। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि पोइट मर गया है पर उसकी पोइट्री में इतनी ताकत है कि वो आज भी सोसाइटी में चल रही है, जिंदा है, जीवित है। ये रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट था। अब मित्रादय स्पेशल एक्सप्लेनेशन, यानी कि इस पूरे चैप्टर की एक ही बारे में एक्सप्लेनेशन। ईट्स की मृत्यु एक डार्क कोल्ड डे में हुई। प्रकृति ने इंडिफरेंस, उदासीनता दिखाई। ईट्स के शरीर को एम्पायर की तरह दिखाया जहां बॉडी पार्ट्स ने रिवोल्ट किया और डेथ हुई। अच्छा, साथ साथ में आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी रेडी हो रहे हैं, इसलिए अच्छे से इनको याद करें। ये एक कहानी की तरह है, बस आप एक के बाद एक क्या हुआ उसको याद करते जाइए। जब आपको पैसेज में वो वर्ड मिलेगा तो उसको बस थोड़ा सा एक्सप्लेन ही तो करना है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट हमने आपको बता ही दिया है। और क्या करना है, ऐसे टाइप क्वेश्चन में आपको बस पॉइंट याद होना चाहिए कि किसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप बनाते हुए चलते जाएंगे। नेक्स्ट है मेन पॉइंट, पोइट डाइज, पोइट्री लिव्स ऑन, यानी कि पोइट मर गया पर पोइट्री जिंदा है, अमर रहती है। ईट्स भी ऑर्डिनरी ह्यूमन था, सिली लाइक अस, वीकनेस और कॉन्ट्राडिक्शंस थे, यानी कि उनकी भी कुछ कमियां थी, उनके भी कुछ भय थे, हमारी तरह ही एक आम आदमी था। उसकी पोइट्री आयरलैंड के पेन से निकली। मैड आयरलैंड हर्ट यू इनटू पोइट्री, यानी कि एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि उनका जो आयरलैंड है वहाँ से उनके दिल से निकल के आ रही है, गहराई से।
पर ऑडियन की कठोर बात, पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन। कविता इतिहास नहीं बदलती, पर लैंग्वेज एंड स्टाइल की वजह से सरवाइव करती है। टाइम सब वीकनेस को फॉरगिव कर देता है, बस लैंग्वेज को वर्शिप करता है। क्या लैंग्वेज को वर्शिप करता है? ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, यही लिखना है आपको आंसर्स के अंदर और यही एक्सप्लेन करना है। बस इसे हिंदी में इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपके साथ हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ, आपको भी समझ रहा है और हम भी आसानी से मैराथन क्लास को कंटिन्यू रख सकें। कीपलिंग और पॉल क्लॉडेट जैसे पोएट्स को भी उनकी राइटिंग स्टाइल ने बचा लिया, भले उनके विचार गलत थे। अंत में ऑडिन बाकी पोएट्स को कहता है, फॉलो पोइट, फॉलो राइट, नॉबल पोइट्री लिखो जिससे ह्यूमैनिटी को लव, सिंपैथी और जॉय मिले। यानी कि आप कवि को फॉलो करो और सही का पीछा करो। और करना क्या है? ह्यूमैनिटी, यानी कि अपने अंदर की जो मानवीयता है उसको जगाए रखना है। सिंपैथी, दया, लव, प्यार, जॉय, आनंद। डायलन थॉमस फर्न हिल। रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, यस, पूरे चैप्टर का एक ही रेफरेंस होने वाला है। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, यानी कि एक बायोग्राफी, बायोग्राफी का समझते हैं मतलब यानी आत्मजीवन के ऊपर लिखी गई कोई कविता, कहानी, ये वो पोएम है। चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ फर्न हिल फार्म, यानी जो फर्न हिल के फार्म की उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, उनकी खेत की, जब वो खेत में किस तरीके से बचपन में बिताया करते थे। सेलिब्रेशन ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस, यानी कि उन्होंने इसमें अपने बचपन के उस इनोसेंस का एक सेलिब्रेशन किया है, उत्सव मनाया है। पैसेज ऑफ टाइम, मित्रादय एक्सप्लेनेशन, चाइल्ड, ग्रीन एंड केयर फ्री, नेचर के साथ यूनिटी, फार्म, होम, बार्न्स, जॉय, इनोसेंस, गार्डन ऑफ ईडन। लाइन्स, सन दैट इज यंग वंस ओनली, चाइल्डहुड शॉर्ट लिव्ड, यानी कि सूर्य सिर्फ एक बार ही जवान रहता है, यानी कि सुबह जब उठता है, जब सूर्य अपना उजागर होता है तो वो एक नई रोशनी के साथ आता है। वैसे ही चाइल्डहुड के बारे में इन्हें बताया गया है। ओके, आगे चलते हैं। नेचर्स ब्यूटी, हे फील्ड्स, स्टार्स, चिमनीज, आउल्स, ऑल मैजिकल फॉर चाइल्ड, यानी कि बच्चे के लिए हर एक चीज़ एक चमत्कार है, एक जादू है। कैसे? स्टार्स, तारे, फील्ड्स यानी कि खलिहान, चिमनी, चिमनी से कैसे धुआं निकल रहा है, आउल्स, उल्लू। टाइम मर्सीफुली देता है, खेल का समय, पर धीरे धीरे टाइम बिकम्स डिस्ट्रॉयर, यानी कि खेल को जैसे हम टाइम में ध्यान नहीं देते, खेलते ही रहते हैं, पर हम बाद में हमें पता चलता है कि समय बर्बाद हो चुका है। एंड में इनोसेंस लॉस्ट, एडल्टहुड अनअवॉइडेबल, यानी कि लास्ट में जो आपके इनोसेंस है, आपके ऊपर जो बचपन का आपका एक तरीके से कहें आपका चेहरा है, आपका मासूमियत है, इनोसेंस, मासूमियत, वो खो जाती है। और एडल्टहुड अनअवॉइडेबल, यानी कि जो आपका किशोरावस्था है, आप जब बड़े होंगे वो अवॉइड नहीं किया जा सकता, उसके साथ में आप में बदलाव आएंगे और आपकी वो बचपन की यादें आपको सताएंगी। मेन आइडिया, जॉय ऑफ चाइल्डहुड वर्सेस इनविटेबिलिटी ऑफ टाइम, यानी कि जो बचपन में आनंद है उसके बराबर में वर्सेस में आपका समय। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आफ्टर एप्पल पिकिंग, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, पोस्टरल लिरिक, यानी कि पेस्ट्रोल लिरिक है, एक कविता का एक कह सकते हैं अलंकार या फिर एक रूप है। एप्पल पिकिंग एक्टिविटी, मेटाफर फॉर ह्यूमन लाइफ, मेटाफर यूज हुआ इसमें अलंकार। वर्क एंड अप्रोचिंग डेथ, इसमें भी मृत्यु के ऊपर कविता लिखी गई है। मित्रादय एक्सप्लेनेशन, स्पीकर टायर्ड आफ्टर ग्रेट हार्वेस्ट, यानी कि जो स्पीकर हैं, हमारे जो कवि हैं, वो ग्रेट हार्वेस्ट यानी खेती के बाद बहुत थक जाते हैं। एप्पल्स, लाइफ्स, टास्क एंड ड्रीम, जो एप्पल है वो किसको दर्शा रही हैं? वो जिंदगी के कठोर टास्क यानी कि आपके जो कार्य हैं उनको और सपनों को दर्शा रही है, ड्रीम्स। केयरफुल वर्क, एप्पल्स शुड नॉट फॉल वेस्टेड अपॉर्चुनिटीज़, अगर जो आपका एप्पल है पेड़ से अगर नहीं गिरता है और आपसे कैच नहीं करते हैं तो आप अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर देते हैं, अवसर को हाथ से गंवा बैठते हैं। स्लीप, एम्बिग्यूअस, ऑर्डिनरी स्लीप और एटर्नल स्लीप, डेथ।
सिंबोलिज्म, एप्पल यानी एप्पल को क्या बताया गया, अचीवमेंट। साइडर हेड को क्या बताया गया, फेलियर। वुडचक स्लीप को क्या बताया गया, डेथ। हाइबरनेशन, डेथ हाइबरनेशन, हाइबरनेशन यानी कि गहरी निद्रा। रोबर्ट फ्रॉस्ट, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग यानी कि एक ऐसी शाम जब आपके बर्फ गिर रही हो। रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, सिंपल पोस्टरल सीन, यहाँ पे भी एक पेस्टोरल सीन है बट कैरीज फिलोसॉफिकल मीनिंग ऑफ लाइफ एंड ड्यूटीज। फिलोसॉफिकल यानी कि दार्शनिक तत्व यानी कि दार्शनिक रूप या फिर एक कह सकते हैं चेहरा प्रस्तुत करती है, अर्थ प्रस्तुत करती है किसकी, जीवन के कर्तव्यों का। मित्रादे एक्सप्लेनेशन, डार्क विंटर इवनिंग, वुड्स ब्यूटीफुल हैं, मिस्टीरियस हैं एंड टेम्पटिंग है। पोइट अट्रैक्टेड टू वुड्स, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए, लवली, डार्क, डीप, मेटाफर फॉर डेथ एंड रेस्ट। बट ही रिमेंबर्स प्रोमिसेस टू कीप माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप यानी कि वो उससे याद रखता है किस वादे को, कि मुझे सोने से पहले इतनी दूर जा कर के आना है, मुझे ये कार्य पूर्ण करना है। मेन आइडिया, बैलेंस बिटवीन टेम्पटेशन ऑफ रेस्ट, डेथ वर्सेस ड्यूटीज ऑफ लाइफ। एडिविन थुनबू, वर्ड्स, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, Singaporean poet, poem highlights power of words in human relationship. मित्रा द एक्सप्लेनेशन, एंग्री वर्ड्स हर्ट डीपली। हाँ, हम जानते हैं कभी गुस्से में हम कुछ बोल देते हैं तो किस तरीके से हमें बुरा लग जाता है, वही बताया गया है। लेटर एपोलोजाइज मे नॉट हील, बाद में मांगी गई क्षमा फिर उसको शांत नहीं करती है। हमें दर्द कम नहीं होता है, वो दर्द तभी होता है, वो तभी बुरा लगता है जब हम वो सुनते हैं कि हाँ हमें गुस्से में डांटा गया है। वर्ड रिवील स्टेट ऑफ माइंड, वंस स्पोकन कैन नॉट बी टेकन बैक। आपको समझ में आ रहा है, यही बार बोला हुआ दोबारा वापस नहीं लिया जा सकता। मैसेज, बी केयरफुल विथ वर्ड्स, दे शेप आवर इमेज एंड रिलेशनशिप्स। वो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, हमारे संबंधों को बनाए रखते हैं, इसलिए सोच समझ करके शब्दों का चयन करें। मेन आइडिया, वर्ड्स इज इक्वल टू परमानेंट पावर, मस्ट बी यूज्ड वाइजली। इसे शांति से, चालाकी के साथ यूज करें। Wilfred Owen, Strange Meeting, reference in context, anti-war poem, surreal meeting of two dead soldiers in afterlife shows fertility of war. Anti-war poem यानी कि एक poem के बीच की वॉर के बीच की कहानी है। इसको समझ लीजिए, आसानी भाषा में कहूँ तो पोएम इस तरीके से कि आपको लगेगा कि कुछ दो लोगों के बीच में द्वंद्व चल रहा है, दो सोल्जर्स के बीच में द्वंद्व चल रहा है। मित्रा द एक्सप्लेनेशन, स्पीकर एंटर्स डार्क टनल, वो एक गहरी गुफा में घुस जाता है। गहरी गुफा किसको बता रही है, डेथ को, मृत्यु को। मीट्स डेड सोल्जर, एनिमी इन लाइफ, फ्रेंड इन डेथ। टॉक अबाउट अनडन ईयर्स, होपलेसनेस, वेस्टेड यूथ यानी कि वो गुफा में जब मिलता है तो उसे वहाँ क्या मिलता है, सालों की एकांकी यानी कि एकाकीपन, और उस एकाकीपन में उसने अपना जो युवावस्था है वो बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया। सिंबोलिज्म, शेयर्ड ह्यूमैनिटी, वॉर इज इक्वल टू मीनिंगलेस डिस्ट्रक्शन यानी कि वॉर क्या है, एक व्यर्थपूर्ण ध्वस्त है, यानी कि एक सिर्फ तबाही हो रही है, व्यर्थपूर्ण। मेन आइडिया, वॉर डिस्ट्रॉयज पोटेंशियल, ओनली पोएट्री पीस कैन प्रिजर्व ह्यूमैनिटी। जो कविता है वही रखती है ह्यूमैनिटी, मानवता। W.B. Yeats, A Prayer for My Daughter, reference and context, written for Yeats' newborn daughter Annie। ये किसके लिए लिखी गई है, ये ईट की नई जो पुत्री हुई है एनी नाम की, उसके लिए लिखी गई है। विशेष फॉर क्वालिटीज ऑफ मॉडेस्टी, कॉटेसी, स्टेबिलिटी एंड हैप्पी लाइफ, और उसके लिए ये आशीर्वाद दिया जा रहा है, विश किया जा रहा है क्या, कि उसकी जो लाइफ है वो स्टेबल रहे, हैप्पी रहे, इस तरीके से उसके जीवन के लिए विश किया जा रहा है। आगे चलते हैं। मित्रा दे एक्सप्लेनेशन, प्रेयर, डॉटर शुड बी ब्यूटीफुल बट नॉट ओवर ब्यूटीफुल। जो पुत्री है वो सुंदर होनी चाहिए पर अति सुंदर भी नहीं, क्योंकि वो
घमंड पैदा करता है, यानी कि प्राइड एंड वैनिटी। ट्रू वैल्यू, कॉर्टेसी एंड काइंडनेस विन हार्ट्स। क्या है सच्चे मूल्य, वैल्यूज? कॉर्टेसी एंड काइंडनेस यानी दया जो दिल को जीत ले। अगेंस्ट रेस्टलेस एम्बिशन वॉन्ट्स रूटेड पीसफुल जनरस लाइफ, यानी कि उसकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, उसकी जड़ से, कहते हैं ना कि इसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं, यानी वॉन्ट्स रूटेड पीसफुल, यानी कि सतह से बने रहना, ग्राउंडेड रहते हैं ना कुछ लोग, पीसफुल शांत रहना, जनरस लाइफ यानी कि एक शांत जीवन, आम जीवन। अरे आपको समझ में तो आ रहा है? कैसी लगी आपको मित्रादय की क्लासेस? आप थोड़ा सा हमें कमेंट करके बताइए हमारा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका, और जो मित्रादय आपके लिए स्पेशल ट्रिक्स लेकर के आ रहा है, किस तरीके से बड़े क्वेश्चंस को छोटे में कन्वर्ट करके आपको नोट्स बना रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ज़रूर कमेंट करके बताएं। अभी जाओ कमेंट करो, जल्दी से बताओ, हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, ताकि हमें भी थोड़ा हमारी रिव्यूज़ के बारे में पता चले कि कैसा लग रहा है सभी स्टूडेंट्स को। एंड हाँ, और स्पेशली वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपके लिए एक स्पेशल चीज़ हमने दी है जो आपके कल एग्ज़ाम में बड़ी काम आने वाली है। तो वीडियो के एंड में मिलेगा आपको एक स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट, मित्रादय स्पेशल। आगे चलते हैं। मेन आइडिया, आइडल वुमनहुड, यानी कि जो एक कह सकते हैं हम महिलाओं के बीच में, कहते हैं ना कि एक आदर्श नारी वो होनी चाहिए। मॉडेस्ट ब्यूटी, कॉर्टेसी, स्टेबिलिटी, रूटेड वैल्यूज, अगेन वही। E.F. Sumichio, टेक्नोलॉजी विद अ ह्यूमन फेस, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट ऐसे। टेक्नोलॉजी विद अ ह्यूमन फेस में सिमिचेयर ने नेचर वर्सेस टेक्नोलॉजी की तुलना की है। उनका मेन आइडिया है कि नेचर बैलेंस्ड है, सेल्फ बैलेंसिंग है, यानी कि वो सेल्फ बैलेंस करता है। कुछ भी अगर आज कुछ तूफान आएगा, पेड़ गिरेगा, तो एक नया पेड़ भी आना तय है। जीवन अपने आप बैलेंस होता है, सेल्फ एडजस्टिंग है, सेल्फ क्लींसिंग है। लेकिन टेक्नोलॉजी अनकंट्रोल्ड है। अगर ह्यूमन वैल्यूज़ और एथिक्स से कंट्रोल नहीं किया जाए तो टेक्नोलॉजी डिह्यूमनाइजिंग और डिस्ट्रक्टिव बन जाती है। इसका एक स्पेशल उदाहरण है, और आज का ही उदाहरण है AI। आप सब जानते हैं AI कितना पावरफुल हो गया है, पर अगर AI किसी गलत हाथों में जाए और इसका गलत यूज़ किया जाए तो हम जानते हैं इनसे क्या क्या हो सकता है। गलत आईडीज़ बनाई जा सकती हैं, गलत तरीके से किसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इसी तरीके से इसमें जो समिचर है उन्होंने इसके बारे में बताया है कि जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से डिस्ट्रक्टिव भी बन सकती है। आगे चलते हैं। मित्रादय एक्सप्लेनेशन, आप एग्जाम्पल में AI भी लिख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेचर नोज वेयर एंड व्हेन टू स्टॉप, नेचर जानता है कहाँ, कब और कैसे रुकना है। बिल्ट इन लिमिट्स, साइज, स्पीड, ग्रोथ, हर एक चीज़ की सीमा तय है। टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट ऑफ मैन, किसका बनाया हुआ है? इंसानों का, बट डेवलप्ड बाय ओन लॉज, पर किसके? जैसे आज मैं बनाऊंगा AI तो मैं अपने कानून के हिसाब से बनाऊंगा, अगर आप बनाएंगे तो आप अपने कानून के हिसाब से बनाएंगे। अनलिमिटेड, अनकंट्रोल, एंड इसकी कोई सीमा नहीं है। जब मैन टेक्नोलॉजी का मास्टर न रहकर स्लेव बन जाता है ड्यू टू स्पेशलाइजेशन, तब इम्बैलेंस पैदा होता है। लेबर सेविंग पैराडॉक्स, मशीन्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा सेव टाइम इंडिविजुअली बट इन सोसाइटी मोर स्ट्रेस लेस लेजर। हाँ, देखा जाए तो मशीन्स ने हमें बहुत हेल्प भी किया है। आज हमारा समय बचता है, हमें कम परेशान होना पड़ता है, और जो लेजर यानी कि हमारे जो पैसे हैं वो भी बचते हैं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी हमें हेल्पफुल भी है, मशीनरी हेल्पफुल है, बट एक इसका साइड इफ़ेक्ट हम जानते हैं कि डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। Summich's first law of economics, more labor saving machines, less real leisure, यानी कि जो ज़्यादा ये अपन लेबर है वो मशीन्स को सेव करता है, यानी मशीन्स जो हैं वो हमें बचा लेती हैं। आज मैं एक प्रिंटिंग प्रेस का काम करता हूँ, तो जहाँ मैंने 10 लेबर रख रखे थे वहीं एक मैं अच्छी ऑटोमेटिक मशीन लेके आता हूँ, तो मुझे लेबर कम करने पड़ेंगे, और उससे होगा क्या, मुझे पैसों की बचत होगी और टाइम की बचत होगी। वैसे ही एग्जांपल दिया गया। कारण, टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर प्रॉफिट, टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है प्रॉफिट के लिए। अब ये मैंने क्यों किया, अपने प्रेस के अंदर मैंने मशीन क्यों लगाई, क्योंकि मुझे प्रॉफिट चाहिए।
लेबर के ऊपर मेरा पैसा जो है वो वेस्ट हो रहा था, इसलिए मैंने प्रॉफिट के लिए एक टेक्नोलॉजी लगाई, एक मशीन लगाई कंपटीशन के लिए, प्रोडक्टिविटी नॉट फॉर ह्यूमन वेल बीइंग। ओके, मेन आइडिया, टेक्नोलॉजी शुड हैव ह्यूमन फेस, सस्टेनेबल, लाइफ ओरिएंटेड, एथिकल। ओ हेनरी द लास्ट लीफ, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, शॉर्ट स्टोरी बाय ओ हेनरी, कैरेक्टर्स शिव, जॉन्सी जो कि एक आर्टिस्ट है, बैरमन ओल्ड पेंटर। जॉन्सी बीमार है और सोचती है कि जब आईवी क्रीपर की लास्ट लीफ गिरेगी, यानी कि एक पेड़ है आईवी क्रीपर, तब वह मर जाएगी। स्टोरी का क्लाइमैक्स है बैरमन का सेक्रीफाइस, उसने लास्ट लीफ पेंट कर दी और खुद प्न्यूमिया से मर गया। ये एक बीमारी है। उसने होप पैदा की किसके लिए? जॉन्सी के लिए। सो बैरमन नाइस ब्रो। मित्रा द एक्सप्लेनेशन, शू ट्राइज टू एनकरेज हर। डॉक्टर भी कहता है अगर जॉन्सी चाहे नहीं तो जीना तो मेडिकल यूजलेस है। अगर वो चाहती ही नहीं जीना तो फिर हम उस पर क्या ट्रीटमेंट करें जब उसकी कोई होप ही नहीं है। जॉन्सी काउंट करती रहती है, लीव्स 100, 5, 4, 1, यानी कि कितने लीव्स बचे हैं और कितने गिरते जा रहे हैं उनको काउंट कर रही है, कितने बच गए लीव्स। ऑटम सीजन, लीव्स नेचुरली फॉल, लेकिन जॉन्सी इसे डेथ सिंबल मान लेती है। ऑटम में हम क्या होता है, पतझड़ का मौसम होता है, पेड़ पौधों से पत्तियां झड़ने लग जाती हैं नए पौधे आने के लिए, ठीक है, वो एक नई ऊर्जा के लिए होता है। बट वो जो हमारी जॉन्सी है वो उसे डेथ का सिंबल मान लेती है कि किस तरीके से पेड़ मुरझा रहे हैं, इसका मतलब मृत्यु। ओके, आगे चलते हैं अपन। स्टॉर्मी नाइट के बाद भी एक लीफ नहीं गिरती, जॉन्सी सरप्राइज्ड, ग्रेजुअली होप मिलती है, शी रिकवर्स, यानी कि उसे एक नई होप मिलती है क्योंकि वो पेंट हो चुका था लास्ट लीफ। आगे चलते हैं। ट्रूथ, दैट लास्ट लीफ वॉज बैरमन्स पेंटेड मास्टरपीस। हम सब जानते हैं कि वो बैरमैन का लास्ट लीफ पेंट किया हुआ था, एक मास्टरपीस था। बैरमन सेक्रीफाइस हिज लाइफ किसके थ्रू? पिनोमिया, एक बीमारी के थ्रू, निमोनिया शायद, ओह सॉरी ये निमोनिया लिखा है, आई एम रॉन्ग यार, ये निमोनिया लिखा है, सॉरी फॉर दैट। बट सेव्ड जॉन्सी, रियल मीनिंग ऑफ आर्ट, सेक्रीफाइस ह्यूमैनिटी। बट उसने क्या किया, उससे हुआ क्या? जॉन्सी बच गई। कैसे बच गई? उस आर्ट का असली मतलब ये है जो किसी को बचा ले, तो उसके त्याग ने, उसकी दया ने किसी को बचा लिया। मेन आइडिया, लाइफ इज प्रीशियस, होप एंड सेक्रीफाइस कैन सेव लाइफ्स, ट्रू आर्ट, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। अरे हाँ, आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा क्योंकि एक बार वीडियो को देखने से आपको सिर्फ रिवीजन होगा, बट आपको कंठस्थ करना है दिमाग में। तो इस क्लास के ख़त्म होने के बाद, यानी कि कल सुबह आप इस क्लास को ले सकते हैं, चाहे तो इस क्लास के जस्ट ख़त्म होने के बाद अभी रात को ले सकते हैं, बट सुबह फ्रेश माइंड के साथ एक बार इस क्लास को रिपीट कर लीजिएगा, जिससे होगा ये कि आपके दिमाग में कुछ ऐसे वर्ड वो फिट हो जाएंगे। जब आप वहाँ पे आंसर लिखेंगे तब आपको वर्ड याद आएगा कि हाँ ऐसा कोई वर्ड बताया गया था, उसको फिर आप आगे एक्सप्लेन अच्छे से कर पाएंगे, लाइन बना पाएंगे। तो उन वर्ड्स के लिए आप एक बार दोबारा क्लास ले लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। इट्स पिग्मिलेशन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, प्ले पिग्मिलेशन शॉ एक फोनेटिशियन, प्रोफेसर हेनरी हिगिंस और एक कॉकनी फ्लावर गर्ल एलिजा डोलिटल की कहानी है। किसकी कहानी है? भाषाई प्रशिक्षण के जरिए क्लास आइडेंटिटी और सोशल हाइपोक्रेसी की पड़ताल, यानी कि जो हमारे बीच में समाज में क्लासेस बनी हुई है, आइडेंटिकल बने हुए हैं सबकी, उसकी एक पड़ताल हो रही है। कीवर्ड्स क्या है इसमें? फोनेटिक्स, सोशल क्लास, ट्रांसफॉर्मेशन, सेटायर। मित्रा द एक्सप्लेनेशन, थीम लैंग्वेज, सोशल पावर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पीच, सोशल मोबिलिटी, पर एक्सटर्नल चेंज इनर डिग्निटी और सोशल एक्सपेक्टेंस सुनिश्चित कर नहीं करता। लैंग्वेज, क्लास, आइडेंटिटी क्राइसिस।
Higgins, brilliant politician and emotionally detached, treats people as experiments, politics and arrogance. एलिजा, एलिजा का क्या कैरेक्टर है? ये कैरेक्टर स्केच है। हिगिंस का कैरेक्टर स्केच कैसा है? वो एक ब्रिलियंट फोनेटिशियन है, इमोशनली डिटैच्ड है, यानी कि वो इमोशन से नहीं सोचता है, ओके, एंड फोनेटिक एरोगेंस है, ट्रीट करता है कैसे लोगों को एग्जाम्पल्स के ऊपर, एक्सपेरिमेंट के तौर पे। एलिजा कैसी है? एक एम्बिशियस वाली है, इच्छाओं वाली है, वो मैनर्स रखती है, द गेन स्पीच एंड मैनर्स, सीक्स डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस। वो क्या चाहती है? वो स्वतंत्रता चाहती है। पिकरिंग, कॉर्टियस, ह्यूमन, मॉरल फॉल टू हिगिंस। ये पिकरिंग का कैरेक्टर स्केच है। एंड अगला है मिस्टर पियर्स, प्रैक्टिकल कॉन्साइंस, रेजेस क्वेश्चन अबाउट एलिजाज वेजेस फ्यूचर। ये एलिजा के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। कौन? मिस्टर पियर्स, मिसेस पियर्स, सॉरी, मिसेस पियर्स एलिजा के फ्यूचर के बारे में क्वेश्चन पूछती रहती हैं। एल्फ्रेड डूलिटल, कॉमिक क्रिटिक ऑफ मिडिल क्लास मॉरलिटी। क्लास क्रिटिक, यार कभी कभी गलत हो जाता है ना, क्या है ना कि कई बार आप पढ़ते कुछ हैं, आप बोलते कुछ हैं, वो थोड़ा सा जजमेंट रह जाता है। इसको हम थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ऐसा चलता है थोड़ा थोड़ा, है ना। प्लॉट इन वन लाइन, कहानी का जो प्लॉट है वो क्या है? फ्लावर गर्ल ट्रेन टू स्पीक लाइक अ डचेस। एंड डचेस कैसे हो? यानी कि जो नीचे होते हैं, बहुत गंवार, यानी कि जो पढ़ावा नहीं है, उसके तौर पे उसे बोलने के लिए ट्रेन किया गया है। सक्सीड्स एक्सटर्नली बट फेसेस आइडेंटिटी, सोशल एंड मॉरल कॉम्प्लिकेशंस शो क्रिटिसाइज क्लास hypocrisy and leaves ending deliberately ambiguous, transformation ambiguity। आप इसको पूरा याद कर सकते हैं, इसको छाप सकते हैं जब भी आपके ये इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए कि आपका जो ये चैप्टर है इसका प्लॉट क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए, आप ही लिख सकते हैं। मेन आइडिया क्या है? शो satires class based society and shows that speech manners can be taught। जो हमें मैनर्स हैं वो सिखाए जा सकते हैं। But true human dignity and social justice demand ethical responsibility. More experiment is not enough. Human dignity, outward polish। गांधी, what is स्वराज? यानी कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी। रेफरेंस इन कॉन्टेक्स्ट, कोर आइडिया स्वराज, यानी 2 अक्टूबर को आ रहा है महात्मा गांधी जी का बर्थडे, हाँ, और 1 अक्टूबर को भी कुछ है, महात्मा गांधी जी से एक दिन बड़ा कोई है। कोर आइडिया स्वराज, केवल राजनीतिक सत्ता नहीं बल्कि आत्मिक और नैतिक स्वशासन, यानी कि सेल्फ रूल रूटेड इन ट्रूथ एंड मॉरलिटी। गांधी आधुनिक इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है निजीकरण। वह कहते हैं कि आधुनिकता फिजिकल फोर्स है, मशीन्स और भौतिक कंफर्ट्स पर अत्यधिक निर्भर ना रहें, जिससे मॉरल डिक्लाइन और आत्मनिर्भरता की हानि होती है। आप जब किसी चीज़ पे डिपेंड हो जाओगे तो आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा, वही कह रहे हैं। तो कीवर्ड्स इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं आप? स्वराज, सेल्फ रूल, मोर पॉलिटिकल फ्रीडम, क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड विलेज इकोनॉमी, सेल्फ सफिशिएंसी। मित्रा द एक्सप्लेनेशन, ट्रू स्वराज एम्फेसिस ट्रूथ, सत्य, morality, simplicity, village decentralization and education that serves Indian values। जो भारतीय मूल्यों को और शिक्षाओं को प्रेजेंट करता हो वही असली स्वराज है, जो सत्य को प्रेजेंट करता हो वही असली स्वराज है। कीवर्ड्स, विलेज एज यूनिट, यानी विलेज की जो एकता है, मॉरल सिविलाइजेशन, सुब्रमण्यम भारती, फोनिक्स, फ्रीडम और टू फ्रीडम। रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, कोर आइडिया, भारती's poem are an urgent, emotional call for national rebirth and fearless pursuit of freedom. He treats freedom as sacred, a lamp, a mother, a rising sun. Keywords, revival, sacrifice, devotion, patriotic invocations। इसका मतलब क्या है? जो सुब्रमण्यम भारती हैं वो हमारे देश के प्रति, नेशनल रीबर्थ के प्रति, उसके पुनर्जागरण के लिए आवाज़ उठाते हैं।
उसकी स्वतंत्रता की वैल्यू बताते हैं कि कैसे एक माँ अपने सैनिक बेटे को बॉर्डर पे भेजती है, कैसे हमारा सैनिक, हमारा सोल्जर एक स्वतंत्रता के लिए अपना खून बहाता है, अपना बलिदान देता है। एक पैट्रियोटिक यानी देशभक्ति से रिलेटेड ये इनकी सुब्रमण्यम भारती जी की फोनिक्स फ्रीडम एंड ऑड टू फ्रीडम है। मेथड एक्सप्लेनेशन, rejection of weakness, he banishes the passive timid mentality. Away calls for courage and action. Keywords banish cowardice. Awaken, जागो। कैसे जागो? अपने भय को दूर करो, रिजेक्ट करो। Nationhood requires liberty. Without freedom, knowledge, arts, industry cannot truly flourish. Keywords freedom, culture, progress. Rabindranath Tagore, The Postmaster. Reference and context, core idea, एक साधारण ग्राम्य कथा, ग्राम्य यानी गांव की, जो लोनलीनेस, सॉरी ये यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, मानवीय लगाव, व्हाट्सएप वाला लिखा गया, मानवीय लगाव तथा परित्याग दिखाती है, जो छोटे छोटे दैनिक क्रियाकलापों में गहरा भावनात्मक अर्थ हमें दर्शाती है। कीवर्ड्स क्या यूज होंगे? लोनलीनेस, इमोशनल बॉन्ड, अबैंडनमेंट। मेथड एक्सप्लेनेशन, ग्रामीण शाम दृश्य और रोजमर्रा के रिचुअल्स, लैंप, कॉल, रतन, छोटे संकेतों से गहरी कंपेनियनशिप दिखाते हैं। कीवर्ड्स रूरल इमेजरी रिचुअल, रतन कौन है आप जानते हैं? हमने पार्ट 1 में बताया था रतन कौन है। रतन एक लड़का है जो कि पोस्ट मास्टर की ड्यूटी के लिए आना चाहता है, यानी कि वो वहाँ पोस्टमैन के तौर पे काम करना चाहता है। बट हमारे पोस्ट मास्टर जी रविंद्रनाथ टैगोर वो उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं वही इस पूरी कविता में बताया गया है। पोस्ट मास्टर टू रतन का रिश्ता सूक्ष्म दयालुता और निर्भरता बनाम समझ की कमी है। पोस्ट मास्टर की भली भांति कई बातें रतन के लिए चोट बन जाती हैं। वो सीधी सी बातें भी वो समझ नहीं पाता, उसके दिल पर लगती हैं। ये भावुक विरह का केंद्र है। कीवर्ड्स अनइंटेंडेड हर्ट, इमोशनल गैप। बट क्या है ना कि रतन को जॉब चाहिए, बट वो इतनी छोटी एज में ये जॉब नहीं कर सकता। उनके साफ से उसे मना करने की बात उसे बुरी लग जाती है। ऑल द बेस्ट। MG से मित्रा है कि आज की जो मैराथन क्लास है यहाँ समाप्त होती है। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिएगा। और मॉडल पेपर के लिए, अच्छा जो आपके लिए गिफ्ट बताया था यही तो है वो गिफ्ट, मॉडल पेपर। हाँ जी, आपके लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए एक मॉडल पेपर तैयार किया गया है। एक ऐसा मॉडल पेपर जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से आपको दिए गए। एक आपका पेपर कैसा आएगा वो आपको एक प्रीव्यू मिल जाएगा। तो मॉडल पेपर के लिए आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे बारकोड मिल रहा है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चैनल पर लिंक मिल जाएगा, या फिर आप MGSU मित्रादय ये सर्च कर सकते हैं। तो आपको हमारी क्लास कैसे लग रही है, MGSU मित्रादय से जुड़े रहिए और हमें कमेंट करके बताइए कि क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए, क्या हमें आपसे और शेयर करना चाहिए, नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं एंड हमारा एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा है। आप हमें इंस्टाग्राम के थ्रू हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आपको वहाँ पे क्विक रिप्लाई भी मिलेगा। यूट्यूब पर भी कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए फिर आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस क्लास का रिवीजन ज़रूर से कर लीजिएगा और जाते जाते एक बार फिर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत।